बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन 7 के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान भर में जो मुख्तलिफ गेम्स हो रहे होते हैं उसके हवाले से भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। कल हमने देखा पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर बड़ा ज़बरदस्त 2 मैचेस खेले गए। पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कामयाबी हासिल की, जबकि दूसरे मैच में जो है हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान ने बाआसानी कामयाबी हासिल की। कोयटा ग्लैडिएटर्स इस टूर्नामेंट में कल का मैच कराची किंग्स के खिलाफ तो जीतने में कामयाब ज़रूर हो गई, लेकिन वो इस टूर्नामेंट से जो है बाहर हो गए, प्ले ऑफ से बाहर हो गई है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो मुल्तान सुल्तान टॉप पोजीशन पर इस वक्त लीड करती दिखाई दे रही है और यकीनन बड़ा बेहतरीन साइन रहा इस दफ़ा कोयटा के साथ साथ जो है बैड लक भी कह सकते हैं कोयटा के साथ, क्योंकि कोयटा ने कल कराची किंग्स को जो है 23 रन से शिकस्त दी। और जबकि हमने दूसरी तरफ देखा कि मुल्तान सुल्तान ने इस्लामाबाद की मजबूत टीम के खिलाफ भी कामयाबी हासिल की। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथी एक्सपर्ट रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं, उनके साथ साथ क्रिकेट एक्सपर्ट फरहान फरीद साहब भी मौजूद हैं। दोनों लोगों को खुश आमदीद। सर, क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, सबसे पहले तो कि ओवरऑल जो है ये पूरा मतलब इवेंट जो है बहुत ही खुश सलूबी से ये अब फाइनल मरहले की तरफ जा रहा है। और आज तो ज़ाहिर है आपको पता है कि पेशावर और लाहौर का मैच है जो कि रस्मी कार्रवाई होगी। लेकिन जहाँ तक आपने मुल्तान की बात की तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे टूर्नामेंट में ये वाहिद टीम थी जिसने 10 में से 9 मैचेस जीते, और कराची की टीम वो वाहिद टीम थी जिसने 9 मैच हारे और 1 मैच जीता। मुल्तान की टीम सिर्फ 1 मैच हारी। तो ये एक 9 का मतलब वो है कॉम्बिनेशन दोनों टीमों के दरमियान। लेकिन आप ये देखें कि वही टीम मुल्तान की सूरत में इस इवेंट में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने में कामयाब रही, जिसके फ्रेंचाइज ऑनर ने और उनके ऑफिशियल्स ने एक बेहतरीन टीम मुंतखब की और उस टीम का कॉम्बिनेशन इंतहाई बेहतरीन था। उसका कप्तान जो था उसका मेंटल टफनेस लेवल बेहतरीन था, उनके खिलाड़ियों का आईक्यू लेवल अच्छा था, उनके खिलाड़ियों का नर्व्स का खेल होता है क्रिकेट वो अच्छा था। और फिर मुल्तान की पूरी टीम के तमाम खिलाड़ियों ने ऑन एंड ऑफ, अगर कोई एक खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पेश नहीं कर पाता था तो दूसरे खिलाड़ी जो अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते थे, यानी वो उस खला को पुर कर लेते थे, उस वैक्यूम को पुर कर लेते थे। आप ये देखें कि रिजवान ने कमोबेश पूरे टूर्नामेंट में उनकी मजमूई परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रही और जिस तरह से आईसीसी ने उनको अवार्ड से नवाजा था, उन्होंने इस पूरे पीएसएल में उस जो उन्हें अवार्ड मिला था उसको जस्टिफाई किया। और जिस तरह की उन्होंने कप्तानी की, मैं ये समझता हूँ कि उस कप्तानी ने उनको उनके हमअसर कप्तानों में एक मुमताज़ मुकाम पर ला के खड़ा कर दिया है। और यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो ऑफिसर्स जो देखते हैं कि किस खिलाड़ी को कप्तान बनाया जाए, तो यकीनन फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में उनके जहन में अब रिजवान जो हैं ज़रूर होंगे। जिस तरह की उन्होंने कप्तानी की और जिस तरह की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की मुजाहरा किया और जिस तरह से उन्होंने वक्त और हालात को देखते हुए टाइमली डिसीजन लिए। देखें, ये T20 क्रिकेट में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा सोच के कोई डिसीजन लें, तो ये एक बहुत बड़ी महारत की बात होती है। मैं ये समझता हूँ कि रिजवान ने जो मतलब जो करंट उनके साथ साथ सिचुएशन रही है, जिस तरह से उन्होंने फैसले लिए हैं, वो जो है उनकी टीम के लिए कारामद साबित हुए, बेहतर साबित हुए और एक अच्छे कप्तान की निशानी भी यही है। मैं समझता हूँ अगर मैं 2-4 खिलाड़ियों के कोयटा के नाम लूँगा तो ये ज़्यादती हो जाएगी उनके दूसरे खिलाड़ियों के साथ जिसके हम नाम नहीं ले सकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जिस खिलाड़ी को जब जब मौका मिला और ज़रूरत थी, उन्होंने उस जगह पर बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। रह गई लाहौर की बात, लाहौर का भी डिस्कशन कर लेते हैं कि लाहौर की टीम जो है देखें, अब तक वाहिद टीम है जो कोई मतलब इवेंट पीएसएल का नहीं जीत सकी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो राना बरादरान हैं, उनके जो ऑनर्स हैं, उन्होंने जिस तरह से ग्रास रूट लेवल पर मतलब खिलाड़ियों को मतलब सामने लाने का काम किया है, वो जो है एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और आप ये देखें वो जिस तरह से खिलाड़ियों को लेके आए, जिन खिलाड़ियों को वो ग्रास रूट लेवल से लेके आए अपने टैलेंट हंट में, उन्होंने इस पीएसएल में और इससे गुज़श्ता पीएसएल थी उसमें भी इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और पाकिस्तान को उन्होंने खिलाड़ी दिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि वो अभी तक टूर्नामेंट नहीं जीत सकें, लेकिन इस इवेंट में, इस पीएसएल में उन्होंने जितनी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, उन्होंने 9 मैचेस
खेले हैं, 6 मैचेस जीते हैं, 12। तो इसका मतलब ये है कि टोटल मैचेस के उन्होंने अगो के उनका एक मैच आज बाकी है जो अभी होगा पेशावर के साथ होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो भी टीम जीते हारे, लेकिन उन्होंने जो है 6 मैचेस जीत के आज वो 7वां भी जीत सकते हैं। पेशावर भी जीत सकती है, पेशावर अगर जीतेगी तो 6ठा मैच जीतेगी, लाहौर अगर जीती तो 7वां मैच जीतेगी। यानी नंबर ऑफ मैचेस पेशावर 7 मैच जीत सकती है और जो पेशावर लाहौर की टीम 7 मैच जीत सकती है और पेशावर जो है 6 मैच जीत सकती है। लेकिन लाहौर में जो है बड़ी अच्छी परफॉर्म बिल्कुल, और मैं समझता हूं कि लाहौर की अच्छी परफॉर्मेंस। सब क्या कहेंगे, कल मैच अच्छा रहा कोयटा और कराची का, हमने देखा 166 रन स्कोर किए और उसके बाद कराची किंग्स की टीम 23 रन से मैच हार गई। तो कहां पर फर्क देखा फिर एक दफा कराची किंग्स ने गलती की? कराची किंग की ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखी जाए खासतौर पर PSL 7 के अंदर, तो ये इनका सबसे ड्रॉन ऑफ खौफ था PSL 7, क्योंकि इससे पहले इनकी परफॉर्मेंस जो है वो एक एवरेज पे थी और PSL 5 के 6 के अंदर बड़ी चैंपियन पोजीशन में थे, चैंपियन बने थे जब डी जॉन्स इनके कोच थे। लेकिन इस PSL के अंदर कराची किंग्स उसी वक्त ही तकरीबन अपना टूर्नामेंट हार चुका था जब ड्राफ्टिंग का मरहला शुरू हुआ था। ड्राफ्टिंग का मरहला एक बहुत मुश्किल मरहला होता है कि आपके पास चॉइसेस कम होती है, लेकिन बेस्ट अवेलेबल चॉइस में भी आपने अगर अच्छी ड्राफ्टिंग नहीं की और उस ड्राफ्टिंग करने के बाद भी आपने जो प्लेयर्स लिए हैं उसमें भी आपने वो लड़के ले लिए जो ज़्यादातर अनफिट थे और उन लड़कों में भी आपने जो इमर्जिंग प्लेयर लिए हैं उनको मुकम्मल तौर पर चांस नहीं दिया। तो कराची की टीम एक बुझी बुझी नजर आई। यहाँ पर मैं शिकवा करूँगा सलमान इकबाल साहब से कि आपने फुल इख्तियारात दिए वसीम अकरम साहब को, मेंटोर भी बनाया, आपने उनको कोच भी बनाया, आपने उनको मैनेजर की पोस्ट पे भी रखा और आपने उनको ड्राफ्टिंग में भी फुल इख्तियारात दिए। लेकिन जब वो इसको परफॉर्मेंस नहीं दे पाए तो यकीनी तौर पर उनसे ये सवाल होना चाहिए। कराची की नुमाइंदगी दूसरी फ्रेंचाइज में हमने देखी, लाहौर कलंदर में देखी अब्दुल्ला शफीक की सूरत में, मुल्तान सुल्तान में देखिए अनवर अली की सूरत में, दानिश अजीज इस्लामाबाद में कर रहे थे। इस तरह बहुत से इमर्जिंग प्लेयर जो है कोयटा में खेल लेते और कोयटा में, लेकिन कराची के अंदर कराची के अंदर वो नहीं थी। तो कराची की परफॉर्मेंस तो बहुत बुरी। आज का मैच जो आप कह रहे हैं कि पेशावर और लाहौर का खेला जा रहा है, तो मैं आपके साइमिन को बताता चलूँ कि ये मैच एक रस्मी कार्रवाई नहीं है, ये इंतहाई दिलचस्प मैच है, क्योंकि जो टीम भी आज का मैच जीतेगी तो खास तौर पर दूसरे नंबर की जो पोजीशन है वो बड़ी अहम होगी, क्योंकि जो 2 प्ले ऑफ की टीमें होती हैं उनके पास एक मैच हारने का चांस होता है। तो अगर आज पेशावर अच्छे रन रेट से ये मैच जीत गया तो यकीनी तौर पर इन दोनों के पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे और एवरेज पे नंबर 2 पोजीशन पे पेशावर आ सकती है। तो लाहौर यकीनी तौर पर इस मैच को हल्का नहीं लेगी और कोशिश करेगी इस मैच को जीतने। लाहौर सिर्फ जीत की सूरत में भी दूसरी पोजीशन पे आ जाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुल्तान सुल्तान ने भी कामयाबी हासिल की। इस्लामाबाद यूनाइटेड अब थोड़ी सी बैक पे जाती दिखाई दे रही है। जब से शादाब खान अनफिट हुए हैं तो समझते हैं कि अब जब प्ले 4 में जो मैचेस होंगे तो वहाँ इनके लिए मसाइल पैदा होंगे। जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड जब टूर्नामेंट का स्टार्ट किया था तो उनकी यकीन तौर पर 11वें नंबर पर उनकी बैटिंग आती थी। वसीम जूनियर जो 4थे नंबर पर बैटिंग करने आए थे, 3रे नंबर पे वो 11वें नंबर के प्लेयर्स जो थे, हार्ड हिटिंग बैट्समैन थे। हसन अली 10वें नंबर पर बैटिंग कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि पॉल स्टर्लिंग को जाना पड़ गया, एलेक्स हिस को जाना पड़ गया, शादाब अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए, हसन अली इंजर्ड हो गए। तो एक जो आपका जेल होता है, जो आपकी टीम के साथ एक टीम चल रही होती है, उसमें अगर गैप आ जाए 3 से 4 चेंजिंग हर मैच में आपको मजबूरी तौर पर करनी पड़ रही है, तो ये एक बहुत बड़ा गैप आया। एक अच्छा साइन था कि आजम खान अच्छे मौके पे फॉर्म में आए, अच्छा डिस्प्ले किया, लेकिन उनके एक बैटिंग ऑर्डर सेट हो चुकी थी, उसका जो उनको नुकसान हुआ तो वो उनको आखिर तक देखना पड़ा। बॉलिंग में भी शादाब बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, मुसलसल टॉप लीडिंग बॉलर चल रहे थे इस वक्त, बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो कप्तानी भी इनकी बड़ी अच्छी चली थी। तो एक कप्तान 3 मैचों में एकदम से बाहर हो जाए तो उसका बड़ा ही नुकसान होता है, जो कि इस्लामाबाद की आपको टीम में नजर आया। अच्छा, नुकसान की बात करें, प्लेयर्स बाहर हो जाते तो इंजर्ड के तौर पर हम देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी बड़े इंजरी के शिकार प्लेयर्स मिले, तो उनके हवाले से क्या कहेंगे? जी, कोयटा भी यहाँ पर जब मैच हम देख रहे थे कि मोहम्मद नवाज जो है अच्छी फॉर्म में थे, हार्ड हिटिंग कर रहे थे और मुश्किल औकात में वो रन कर रहे थे, तो उस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने बड़ा ही शानदार पॉइंट रेस किया शहजादे, क्योंकि मोहम्मद नवाज उनकी पूरी टीम की रीढ़ की हड्डी थी। मिडिल ऑर्डर में वो ऐसे बैट्समैन थे कि जो पाकिस्तान की भी अपनी आखिरी सीरीज जो बांग्लादेश से हुई है 2 मैच बड़े अच्छे फिनिश किए थे और कोयटा से भी 1 मैच अच्छा फिनिश किया था, तो फिनिशर के तौर पर अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। तो वो उनका इंजर्ड हो जाना, फिर वो बॉलिंग में भी एक वाहिद तजुर्बेकार बॉलर थे जो कि पाकिस्तान से काफ़ी अरसे तक खेले, एक्सपीरियंस बॉलर थे, तो उनके बाहर हो जाने के बाद यकीनी तौर पर इनको एक झटका लगा था। फिर इससे पहले शाहिद खान आफरीदी का इंजर्ड हो जाना और उनका बाहर हो जाना एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि एक एक्सपीरियंस बॉलर थे और अच्छे बैट्समैन भी थे। तो सरफराज की टीम जो इस वक्त बड़ी डिस्टर्ब हो गई, तो सरफराज को मैं नहीं समझता ना, मैं बाबर आजम को थोड़ा सा एज दूंगा कि इन दोनों की टीमें जो है इतनी अच्छी नहीं थी। जैसे आप अगर रिजवान की बात करें तो रिजवान की टीम बड़ी अच्छी है,
बड़ी अच्छी तरीके से रिजवान कैप्टनशिप भी कर रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, लड़कों के खिला भी रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो रिजवान के पास जो टीम है वो बड़ी मजबूत है। अगर इधर बात करें सरफराज की, तो सरफराज यहाँ पर थोड़े से मजबूर हैं क्योंकि उनकी जो अपनी परफॉर्मेंस भी सही नहीं जा रही और टीम भी जो है जैल नहीं है। और इसी तरह अगर इस्लामाबाद की बात करें तो इनके पास भी ये मसले हुए, कराची के साथ भी मसले हुए। बाबर आजम थोड़ा सा सेल्फिश हुए इस टूर्नामेंट में। पूरा टूर्नामेंट इनका देखा गया कि बाबर आजम ने अपनी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन स्ट्राइकिंग रेट के लिहाज से 90 रन बनाए टीम हार गई, 40 रन बनाए टीम हार गई, 45 रन बनाए टीम हार गई। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तानी कैप्टन है। बिल्कुल पाकिस्तानी कप्तान हैं। क्या कहेंगे रियाज साहब बाबर आजम के हवाले से और सरफराज अहमद की कप्तानी के हवाले से इस टूर्नामेंट में? देखें, बात यह है कि जहाँ तक सरफराज की आप बात करते हैं तो सरफराज का जो हालिया सालों में मतलब जो सलूक हुआ है तो उसकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो अभी तक है। इसलिए देखें, इंसान होता है, इंसान का दिल जो है वो गोश्त के लोथड़े का होता है, लोहे का नहीं होता। हर इंसान की फीलिंग्स होती हैं और यकीनन जिस सतह पर सरफराज ने इस कप्तानी की और जिस तरह से अपनी टीम को जितवाते रहे, और सरफराज के साथ ये कि जूनियर वर्ल्ड कप की जो फातेह टीम है उसके कप्तान रहे, फिर उसके साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उनकी क़यादत में थी, तो यकीनन उनमें कोई एक्सपर्टीज़ होंगी, उनकी कोई अच्छी मतलब चीज़ें होंगी बहैसियत कप्तान और खिलाड़ी जब भी वो कप्तान रहे। लेकिन जिस तरह से उनको हटाया गया ज़ाहिर है वो फ्रस्ट्रेशन थी। और जैसा कि अभी बात हो रही थी, फरहान भाई ने कहा कि इनको इत्तेफाक से टीम वो नहीं मिली जिस तरह से एक टीम मिलनी चाहिए थी, और लकीली मतलब रिजवान को वो टीम मिली जो मतलब एक बेहतरीन टीम थी, फिर वो कायद भी अच्छे थे कप्तानी की। लेकिन अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें इस ख़ासतौर से पीएसएल के हवाले से, 7 के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि निस्बतन अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया रिजवान ने। गो के रिजवान अच्छा, की कप्तानी टीम की आप बात कर रहे हैं रियाज साहब, हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान ने अपनी टीम के अंदर चेंजेस भी करती रही है मुख्तलिफ मैचेस के अंदर, बजाय इसके कि दूसरी टीमें इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही थी। हमने देखा अनवर अली को भी मुल्तान सुल्तान ने आजमाया, रोमान रईस को भी आजमाया, तो समझते हैं कि वो चेंजेस जो है उनको फ़ायदा दिया है इस टूर्नामेंट में। शहजादा उसकी बहुत अच्छा मतलब है कि आपने रेस किया पॉइंट, उसकी बुनियादी वजह ये थी शहजादा कि मुल्तान सुल्तान की जो मतलब जब उन्होंने ये टीम बन रही थी तो उन्हें पता था कि उन्होंने जो है आउटस्टैंडिंग लड़कों को चूज़ किया है और अपनी टीम में लिया है, तो उनके अपने तमाम खिलाड़ियों पर पूरा कॉन्फिडेंस था, इसलिए कि उनकी टीम का हर खिलाड़ी उन्हें पता था कि वो अपनी टीम का अपनी अपनी पोजीशन का स्पेशलिस्ट है, तो उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई कॉम्बिनेशन बनाने में। जब भी वो सामने वाली टीम को देखते थे, उसकी स्ट्रेंथ को देखते थे और उसी तरह से फिर अपनी टीम मुंतखब करते थे और अपने एक आध दो नए लड़कों को मौका देते थे। उन्हें ये पता था कि अगर हम एक दो लड़कों को मौका देंगे तो हमारी पूरी टीम के कॉम्बिनेशन में कोई न फ़र्क पड़ेगा ना उनकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन दूसरी टीमों के पास अनफॉर्चुनेटली उस तरह के प्लेयर नहीं थे, जिसमें जैसा कि आपने कहा ना, उन्होंने मौका नहीं दिया। मौका मेरे ख्याल से शायद इसलिए नहीं दिया कि उन्हें खुद पता था कि यार अगर हम एक दो लड़कों को शामिल करेंगे तो वो हमारे लिए कहीं ऐसा नुकसानदेह हो जाए, जबकि मुल्तान के साथ ऐसा नहीं था। उन्होंने जिन जिन लड़कों को मौका दिया वो कॉन्फिडेंस और इत्मीनान के साथ दिया। बिल्कुल मोहम्मद रिजवान ने जो है टीम जो खिलाई है, यकीनन उन्होंने जो है नौजवान लड़कों को भी इस टूर्नामेंट के अंदर आजमाया और वो भी परफॉर्म करते हुए नज़र आए इस टूर्नामेंट के अंदर। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी कप्तान मोहम्मद रिजवान की, जो मुल्तान सुल्तान की कप्तानी कर रहे हैं और PSL 7 में इस वक्त उनकी टीम टॉप पोजीशन पर फाइज है। जबकि हम अगर दूसरी तरफ बात करें थोड़ी सी पेशावर ज़ल्मी के हवाले से, तो पेशावर ज़ल्मी इस टूर्नामेंट के अंदर हमने देखा कि थोड़ा सा जो है शुरू के मैचेस में ऑफ कलर नज़र आई, लेकिन अब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती हुई इस टूर्नामेंट के अंदर नज़र आ रही है। तो फरहान फरीद साहब क्या कहेंगे पेशावर ज़ल्मी के हवाले से? बड़ी तेज़ी में हमने देखा कि पहले वो ऑफ कलर रही टूर्नामेंट के अंदर और अब तकरीबन हर मैच में अबूर हासिल करती है, टफ टाइम देती नजर आ रही है, अपने मैचेस जीतते नजर आ रही है पेशावर ज़ल्मी की टीम। तो किसको सहरा देंगे आप, क्योंकि उसके अंदर हम देख रहे हैं कि शोएब मलिक एज ए सीनियर प्लेयर बड़ी अच्छी परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ नौजवान विकेट कीपर मोहम्मद हारिस ने भी जो है काफ़ी रन कर दिए ऊपर पावर प्ले में आके। समझते हैं कि इन दोनों प्लेयर्स की वजह से जो है पेशावर ज़ल्मी जो है इस टूर्नामेंट में वापस आई और अब जो है पॉइंट टेबल पर भी ऊपर होती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल शहजादा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है
कि देखा जाए तो अगर पेशावर की परफॉर्मेंस 5 मैचों में जो कराची में हुआ था उसमें देखा जाए तो बुझी बुझी नजर आई टीम, और ऐसा लग नहीं रहा था कि पेशावर जो है फाइनल 4 में भी आ जाएगी। लेकिन एकदम लाहौर में जाके हुआ क्या, हमने देखा कि नौजवान विकेट कीपर बैट्समैन बिल्कुल ही मोहम्मद हारिस जिन्हें ओपनिंग के लिए भेजा गया और पहले ही मैच पे उन्होंने 71 रन सिर्फ 38 गेंदों पर बना दिए, और फिर दूसरे ही मैच में फिर दोबारा 50 बना दिए, फिर 41 रन बनाए। तो ये नजर आ रहा था। और फिर उसके बाद आपने नौजवान फास्ट बॉलर सलमान इरशाद को देखा, उनकी परफॉर्मेंस, फिर शोएब मलिक दोबारा से रंग में नजर आए एक सपोर्टिंग करते हुए, हसन तलत ने एक शानदार मतलब बॉलिंग भी की और बैटिंग में भी नजर आए। तो एक मेच्योरनेस नजर आई सीनियर्स और जूनियर्स में आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नजर आई। इसका फायदा वहाब रियाज को हुआ, वहाब रियाज की कैप्टनशिप भी अच्छी नजर आने लगी जब लड़के ने परफॉर्म शुरू किया। तो मैं मोहम्मद हारिस की खास तौर पर बात करूंगा कि ये वो ऐसे बैट्समैन है कि बड़े दिलेरी से बैटिंग करते हैं। हालांकि वो 19-20 साल के प्लेयर हैं, लेकिन उनके अंदर मेजोरिटी नजर आती है, शॉर्ट सिलेक्शन है उनके पास, यकीन तौर पर ऑस्ट्रेलियन साउथ अफ्रीकन टर्स पर जो क्रिकेट खेली जाती है बड़ी बहादुरी के साथ, और बड़े मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान में अगर रिजवान की परफॉर्मेंस खराब होती है या उन आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो ये बड़ी अच्छी चॉइस होगी विकेट कीपिंग के लिहाज से भी और बैटिंग के लिहाज से भी। एक थोड़ी सी मैं बात करूंगा कोयटा की, क्योंकि कोयटा की टीम बड़ी बदकिस्मत रही इस टूर्नामेंट में, ये उनके साथ दूसरी दफा हुआ है। इससे पहले PSL 5 के अंदर भी ऐसे ही हुआ था कि पॉइंट्स बराबर थे, ये रन रेट में 12 हुए थे। तो कल इस्लामाबाद और जो मुल्तान का मैच था सिर्फ 105 रन बनाए थे इस्लामाबाद ने। अगर मुल्तान वो टारगेट 8 या 9 या 10 ओवर में चेस कर लेता तो यकीनी तौर पर एक रन रेट बहुत डाउन होता, और कराची के खिलाफ जो मैच था अगर ये 200 रन बना लेते और 50 रन से मैच जीत जाते तो यकीनी तौर पर कोयटा क्वालिफाई करती। लेकिन मैं यहाँ बोलूँगा कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ स्थानों भी मरने का शौक था। इसमें अब कुछ अच्छा, जिस तरह मोहम्मद हारिस की शेर आप कंप्लीट कर दे रियाज साहब, कुछ मतलब शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। जी बिल्कुल ऐसी नजर आया। अच्छा, जिस तरह आपने आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सलमान इरशाद के हवाले से बात की, तो 7 मैचेस के अंदर 12 विकेटें समझते हैं कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट के अंदर देते नजर आ रहे हैं सलमान इरशाद। जी सलमान इरशाद और जमान खान की मैं बात करूंगा, दोनों ही यंगस्टर हैं और दोनों ही बड़े अच्छे प्लेयर हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग से ये लोग सामने आए, और आपने देखा होगा कि हम लोग कह रहे हैं कि PSL जो है वो हमारी प्रोडक्ट भी है, यकीनी तौर पर एक ब्रांड है प्रोडक्ट, लेकिन मैं नहीं समझता कि PSL से ये लड़के आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है कि ये कश्मीर लीग से ये लड़के सामने नजर आए। उसके बाद सलमान इरशाद का किसी को नहीं पता था, PSL में आके परफॉर्म किया। हारिस का किसी को नहीं पता था, PSL में आके इसने डिस्प्ले किया है। ये ग्रूम कहाँ हुए, ये प्लेयर कहाँ बने, हमें देखना पड़ेगा। यकीन तौर पर क्लब क्रिकेट के अंदर ये लोग ग्रूम होते हैं, क्लब क्रिकेट से आते हैं। शाहिद आफरीदी 16 साल की उम्र में पाकिस्तान टीम में आ गए और सेंचुरी बना दी, और फिर 5 विकेटें पहले ही टेस्ट में ले ली। तो ये ऐसा तो नहीं था कि PSL से आए थे या किसी एकेडमी से आए थे। यकीन तौर पर हमारा कल्चर जो है वो गलियों को हो चुका है, छोटे ग्राउंडों का है, यहीं से लड़के ग्रूम होकर आते हैं। बिल्कुल, यहीं से लड़के ग्रूम होकर आते हैं, प्रोडक्ट है वो यहाँ से तैयार होकर बिल्कुल तैयार होकर आते हैं। जिस तरह PSL के हवाले से बात कर रहे थे, ग्रूमिंग के हवाले से बात कर रहे थे, रियाज साहब क्या कहेंगे? खासकर अब हम देखते हैं कि जो नौजवान क्रिकेटर्स निकल कर आ रहे हैं इस PSL से या मुख्तलिफ लीग से, जो पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर हैं, उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर होता है वहाँ तलब करे, उन पर मजीद काम करे, और उसके बाद जो है तैयार करने के बाद उसे T20 वनडे या स्क्वाड टीम में शामिल करे। तो समझते हैं कि यही चीज़ों को लेके चलना चाहिए, और ख़ासकर जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया गया उसमें इन खिलाड़ियों को तलब करें। बिल्कुल, बुनियादी तौर पे ये सारी बातें सही हैं, लेकिन शहजादा अगर आप देखें आप ये देखें कि एक वक्त ऐसा था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो बड़ी मतलब बेहतरीन अंदाज से मुनज़्ज़म थी, और मतलब उसका जादू था, सर चढ़ के बोल रहा था। जो ग्रास रूट के लेवल के खिलाड़ी थे आपके पूरे मुल्क में, अगर आप देखें एक वक्त में, ये तो टीमें अभी बंद हुई हैं हालिया सालों में, वरना डिपार्टमेंट्स की मेरे ख्याल 30 या 40 टीमें थी पूरे पाकिस्तान में, और पूरे पाकिस्तान के जो ग्रास रूट लेवल की में जो अच्छी परफॉर्मेंस पेश किया करते थे वो उन खिलाड़ियों को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में ग्रूम होने का मौका मिला करता था। और पाकिस्तान में इतने टूर्नामेंट्स हुआ करते थे कि वो अपनी परफॉर्मेंस पेश करते थे, फिर पाकिस्तान की टीम में आते थे, और उसके साथ साथ जैसे हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो आपने कहा है वहाँ पे तरबियत हासिल करते थे। लेकिन इस दौरान भी मैं आपको बता दूं कि पसंद और नापसंद जो थी शामिल होती रही थी। आप कोई सा भी सिस्टम ले आएँ, लेकिन अगर नापसंद और नापसंद होगी, मेरिट का अगर ख्याल नहीं रखा जाएगा तो ऐसे ही होगा। और मैं ये समझता हूँ, मैं बहुत ही अदब के साथ थोड़ा सा मतलब ये कि थोड़ा सा वो करूँगा बल्कि इनकी बात को मैं आगे बढ़ाऊँगा फरहान भाई की, कि मैं ये समझता हूँ कि देखें कि आपको खिलाड़ी कहीं से भी मिलें, आपको तो पूरे मतलब पाकिस्तान से मिल रहे हैं ना। देखिए PSL शुरू होने के बाद ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके
मतलब खिलाड़ियों ने कोई ख़राब कारकर्दगी पेश करना शुरू कर दी या क्रिकेट ख़राब होती चली गई, ऐसा नहीं है। अगर हमें कश्मीर प्रीमियर लीग से भी मिल रहे हैं या अगर हमें PSL से भी मिल रहे हैं तो हमें खिलाड़ी मिल रहे हैं। हमें मतलब बड़े कैनवस पे ये देखना चाहिए कि हमें खिलाड़ी दस्तयाब हो रहे हैं और वो होने चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं कि अगर प्रीमियर लीग से आएँ तो प्रेशर उससे कश्मीर से आएँ तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर PSL से निकल रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन होना ये चाहिए कि जो खिलाड़ी मेरिट पर आ रहे हैं या अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फिर उनको इंटरनेशनली उनको मौका भी मिलना चाहिए। असल चीज़ ये, आप अगर एक खिलाड़ी को सही वक्त पर सही मौका नहीं देंगे तो इसका मतलब ये है कि उस पर मतलब आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करें हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, या वो भी अगर कोई अच्छी मतलब ये कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पेश करके आए तो ना तो फिर बाद में उसको उसका फ़ायदा होगा ना मुल्क को फ़ायदा होगा। अगर आपने मतलब मुल्क को फ़ायदा पहुँचाना है, मतलब हमें अगर ज़ाती मफाद से ज़्यादा अपने कौमी मफाद को अगर हमें मद्देनज़र रखना है तो हमें मेरिट का ख्याल रखना होगा, चाहे किसी भी सिस्टम से हमारे पास खिलाड़ी आए, किसी भी तरह से हमारे पास खिलाड़ी आए और किसी भी रूट से हमारे पास खिलाड़ी आए, सिर्फ हमें ये देखना होगा कि हमें उसकी मेरिट का ख्याल रखना होगा और उस खिलाड़ी को जो उसने परफॉर्मेंस दी है उसको सही वक्त पे हमें रिस्पॉन्ड करते हुए उसको मजीद परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए नौजवान क्रिकेटर्स को। तो थोड़ी सी बात नसीम शाह के हवाले से कर लें रियाजुद्दीन साहब। आप जिस तरह कह रहे हैं कि नौजवान खिलाड़ियों को हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर भी जाना चाहिए, वहाँ तरबियत भी हासिल करनी चाहिए, उसके बाद टीम में नसीम शाह इस टूर्नामेंट में भी बड़े अच्छे परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम जिस तरह आप बात कर रहे थे मोहम्मद हसनैन, उस पर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम करती दिखाई दे रही है उनके बॉलिंग एक्शन के हवाले से, तो क्या कहेंगे मोहम्मद हसनैन के हवाले से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर मोहम्मद हसनैन ऑस्ट्रेलिया ना जाते तो शायद उनको इस तरह का मतलब ना करना पड़ता, लेकिन ये भी नहीं था कि क्यों नहीं जाते, बिल्कुल जाना चाहिए। जब एक खिलाड़ी मतलब अभी नौजवान है और वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो जाना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि आप ये देखें कि पता नहीं ऐसे कितने खिलाड़ी होंगे जो इंग्लैंड के पास भी होंगे, ऑस्ट्रेलिया के पास भी होंगे और न्यूजीलैंड के पास भी होंगे, लेकिन हमारी किसी की एक तो जरूरत नहीं होती कि हम बताएं कि उसका एक्शन सही नहीं है, और वो खुद अपने खिलाड़ियों पे अगर वो होगा भी तो उस तरह की कोई नज़र नहीं रखते, ना उनको पॉइंट आउट करते हैं। लेकिन उनकी की बात की तो एक हसनैन पे एक 6 बॉलें होती हैं जिसपे वो 6 बॉलें करता है तो 4 उस पर जो है इल्ज़ाम लग जाते हैं कि इस तरह का एक्शन इसके लिए ठीक नहीं है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ठीक है, मतलब ये अगर एक्शन नहीं था, लेकिन जिस सतह पर इस केस को उठाया गया, देखें मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे मैंने पहले कहा कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इनके जो खिलाड़ी होते हैं तो इनको जो है वो लोग पॉइंट आउट नहीं करते हैं, मतलब उनकी खबर को तश-तश बाम नहीं करते हैं इंटरनेशनल मीडिया में, बल्कि वो क्या करते हैं इंटरनली वो उसको साइड पे भेज देते हैं, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर या जो भी मतलब उनको ट्रेनिंग देने की जगह है वहाँ पे उनको सही चुपचाप 1, 2, 3 महीने में करा के ले आते हैं वापस, वो फिर खेलना शुरू करते हैं। लेकिन हमारा जो कोई खिलाड़ी अगर अच्छा होता है तो उसको प्रेशराइज करने के लिए, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस को शेक करने के लिए, उसके कॉन्फिडेंस को इस तरह के केसेस सामने ले आते हैं। देखें, अब हसनैन होगा, हर खिलाड़ी, देखें कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी इंसान चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो उसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी होती है और उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे जो अपने लोग हैं वो कहाँ सो रहे हैं, वो कब जागेंगे, मतलब उनको जागना चाहिए। अगर हमारे खिलाड़ियों में कोई आउटस्टैंडिंग प्लेयर है जो पूरी दुनिया में मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे तो उसको भी हमें माइन्यूटली मतलब उसको जज करते रहना चाहिए, उसको देखते रहना चाहिए, ताकि इस तरह की चीज़ जो है इंटरनेशनली ना जाए और हमारे खिलाड़ी बदनाम ना हो और उस पर काम होगा, उनकी कॉन्फिडेंस भी शेक हो गया। फरहान फरीद साहब, क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं कि मोहम्मद हसनैन और नसीम शाह पाकिस्तान की दरियाफ्त थे, अच्छे बॉलर पेसर निकल कर आए थे, फिर इस टूर्नामेंट के अंदर नसीम शाह अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जबकि हम दूसरी तरफ देख रहे हैं मोहम्मद हसनैन पे थोड़ी सी बॉलिंग एक्शन के हवाले से जो है कोयटा को उनकी खदमात मैसर नहीं रही बाकी मैचेस में, तो वो फ़र्क कोयटे को भी पड़ता हुआ दिखाई दिया। तो एक जानिब हमें नसीम शाह के साथ साथ जो है मोहम्मद हसनैन की अगर बात कर रहे हैं तो शब्बीर अहमद के साथ भी यही मामलात रहे थे, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, ये बड़ी तवील दास्तान है। जब शोएब अख्तर थे, शोएब अख्तर पे भी ऑस्ट्रेलियन पे ये हुआ था, मुरलीधरन एशिया के बॉलर थे बड़े बड़े, उन पे भी ये लगा था, फिर उसके बाद हमारे शब्बीर पे लगा, फिर उसके बाद सेकंड मुश्ताक पे भी हुआ, फिर उसके बाद आखिरी जो हमारे इसके शिकार हुए हफीज़ पे 3 दफ़ा हो चुका है, सईद अजमल पे हुआ, उनका कैरियर जो है पूरा ख़त्म हो गया। तो ये प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर देते हैं, जब वो दोबारा बायोमेट्रिक्स पर जाते हैं, फिर दोबारा अपना एक्शन चेंज करते हैं तो वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाती उनसे। ये एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला होता है हर प्लेयर के लिए। लेकिन उम्मीद है कि मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊंगा कि जो हसनैन जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले थे तो उन पे एक नहीं 2 दफ़ा मैच रेफरी ने इन पे ये चेक करने के लिए कहा था, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी गई। हमारे डोमेस्टिक
क्रिकेट का जो निज़ाम है वो भी नहीं, इतना उस अच्छा वक्त नहीं है। वकार यूनुस ने क्लियर कह दिया था ना, बिल्कुल ठीक है एक्शन। जी, एक कोच के कहने पे भी हमने इसको आगे चेक नहीं किया, फिर उसके बाद दूसरी दफा ये चेक हुआ, फिर दोबारा जो है हम लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया। तो जब ऑस्ट्रेलिया में जाके ये चीज़ हुई तो ज़ाकिरी तौर पर ये इनकी आंखें भी खुली और सब कुछ हुआ। अगर पहले हम ही इसको चेक कर लेते अपने बाइक मैकेनिक, जब मोहम्मद रशीद को अब दिया है चेक करने के लिए, तो उसी वक्त ही हम कर लेते। जब डोमेस्टिक में एक बॉलर थे मिसबा खान, उन पे हुआ तो उनको सस्पेक्ट किया गया, फिर आतिफ मकबूल पे हुआ, उन पर सस्पेक्ट किया गया, तो कई बॉलर ऐसे आए जिनको रोका गया। अगर इसी तरह डोमेस्टिक में हम रोक के इन पे काम करेंगे तो आगे इंटरनेशनल मैचों में जाके इतनी परेशानी हमें नहीं होगी। बिल्कुल है, अगर हमें डोमेस्टिक मैचेस में अगर बॉलर्स पे कोई खामी नज़र आती है तो उसे फौरी तौर पर जज कर लेना चाहिए, क्योंकि जब टीवी अंपायर इस बात को कह देते हैं तो यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस पे स्टेप लेना चाहिए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी नौजवान फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन के बॉलिंग एक्शन के हवाले से। अब थोड़ी सी बात है हम कर लें, जिस तरह हमने देखा कि पिछले दिनों एक वाक़या पेश हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स का, फिल्कर्स ने जो है मुआवजे की तलबी की और जिसके बाद जो है थोड़े से मसाइल पैदा हुए और वो इस टूर्नामेंट को छोड़कर वापस अपने मुल्क जा रहे हैं। तो इसी हवाले से रियाज साहब से बात करें। रियाज साहब, क्या कहेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स को एक और नुकसान? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी बात हो रही थी, कोयटा ग्लैडिएटर्स को और कराची को यके बाद दिगरे मतलब इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा कि उनको वो प्लेयर्स मैसर नहीं आए जिनकी वजह से वो टीम ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ा सकते थे। जहाँ तक आपने फाल्कनर की बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी कोई इवेंट शुरू होता है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो मतलब ज़ाब्ता अखलाक है, या जो भी कोई इवेंट शुरू होता है तो उसका भी अपने ज़ाब्ता अखलाक होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसका, और उसके तहत जो है तमाम खिलाड़ियों को मतलब रहना पड़ता है। और आपने देखा कि वैसे भी मतलब ये कि जो बायो बबल था, जो कोविड-19 है, उसके हवाले से जो हमें SOPs का ख्याल रखना पड़ रहा था। पहले कुछ खिलाड़ियों ने जो फॉरनर थे उन्होंने उस पर भी एतराज़ किया था कि हमें अपनी फैमिलीज़ के मतलब मिलने का मतलब मौका नहीं मिलता और हम सिर्फ कैरम बोर्ड या लूडो पे पूरा दिन गुजारा नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं। और जब हमारी क्रिकेट टीम इंग्लैंड गई थी, जब सख्त कोविड चल रहा था, तो हमारे खिलाड़ियों ने बड़े सख्त मराइल से गुजर के वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ खेली थी कोविड के होते हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे PSL यहाँ पे हुआ था तो जाहिर है उसको मद्देनज़र रखते हुए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया था और उसी तरह से सारी चीज़ें आगे चल रही थी। जो भी मतलब पैसे के मामला थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक वो पहले अदा कर चुके थे, लेकिन फाल्कनर ये चाहते थे कि उनका यही अमाउंट जो है किसी दूसरे अकाउंट में भेजा जाए बजाय उस अकाउंट के। तो उनका ये कहना था PCB का कि हम एक अमाउंट तो पहले ही भेज चुके हैं उस अकाउंट में, तो अगर हम फिर वही अमाउंट दूसरे अकाउंट में भेजेंगे तो हमारी तरफ से डबल पैसे चले जाएंगे जो हम आपको ऑलरेडी पे कर चुके हैं। बाकी के जो रह गए वो जो मतलब ज़ाब्ते अखलाक था, जो तरीका माहिदा हुआ था, एग्रीमेंट, उसके तहत उन्हें मिलने थे। लेकिन मैं इसके हट के मैं एक बात करूँगा कि देखें, किसी भी प्लेयर को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि कोड ऑफ कंडक्ट की वो खिलाफ वर्जी करे और वो किसी मतलब ये कि चीज़ों को कहीं की मतलब नुकसान पहुंचाए। देखें, अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी यही हरकत किसी दूसरे मुल्क में करते तो आप क्या समझ सकते हैं कि वो मतलब वो हकीकत में उनको जो है गिरफ़्तार किया जाता या कम से कम जो नई हरकत उन्होंने की थी उसको सज़ा दी जाती। इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि टेनिस के खिलाड़ी नोको जोकोविच जो ऑस्ट्रेलिया गए थे और उन्होंने जो थे कोविड-19 के मेरे ख्याल से वो नहीं लगवाए थे वैक्सीन, तो उनको वहाँ पे रोक लिया गया, उनको वीज़ा नहीं दिया गया और फिर उनको एक जब वो कोर्ट से उस पर बरी हो गया तो फिर उन पे केस किया गया और उनको होटल तक महदूद किया गया। यानी इतना बड़ा स्टार खिलाड़ी उसको जो है टेनिस का उसको उन्होंने पाबंद किया। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यकीनी तौर पर उनको जो इतनी भी सज़ा मिलनी चाहिए थी, जो बनती थी, वो देनी चाहिए थी। लेकिन मैं देखें, अगर न्यूट्रल रह के मैं बात करूं तो मैं तो ये कह सकता हूं कि बिल्कुल ऐसे खिलाड़ी को सज़ा मिलनी चाहिए थी जो उन्होंने मतलब कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी की थी। लेकिन दूसरी जानिब मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शायद ये समझा हो कि क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम अभी पाकिस्तान आ रही है और चूँकि 24 साल बाद आ रही है, तो वो शायद ये चाहते थे कोई ऐसा तनाज़ा खड़ा ना करें जिससे कि इंटरनेशनली
हम मतलब ये कि खबरों में रहें और ये टूर जो है कहीं ऐसा ना हो कि ये ना हो सके। तो उन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि शायद इस चीज़ का ख्याल रखते हुए इस चीज़ को इग्नोर किया और उनको जो गैर मुअय्यना मुद्दत तक उन पर पाबंदी लगाई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आइंदा जब भी हमारे मुल्क में इस तरह की चीज़ें हों, देखिए दुनिया में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि लेकिन जब इस हमारे दफा हमने देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा स्टेप लेता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है इस शहजादा टूर्नामेंट मैं के अंदर। आपको बात करूं कि अर्ली 90s में जब ग्रेनेडा में एक वाकया हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चंद खिलाड़ी, तो उनको गिरफ्तार कर लिया था उनको, मतलब जब वो जनाब फिर जावेद मियांदाद ने पर्सनल ताल्लुकात की बिना पर जाके फिर जो भी था उसको निकलवाया था। तो मैं ही समझता हूँ किसी भी मुल्क के खिलाड़ी जो है किसी दूसरे मुल्क में इस तरह की चीज़ें नहीं करते और करते हैं तो फिर वो उसकी सज़ा मिलती है। बिल्कुल सज़ा लेकिन मैं ही समझता हूँ मिलती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौजूदा हालात को देखते हुए मेरे ख्याल से टॉलरेंस और पेशेंस से काम लिया, गो के होना नहीं चाहिए था, लेकिन भी एक क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतरीन मफाद में था। वरना इंटरनेशनल क्रिकेट की वो कुव्वतें जो हमारे खिलाफ होती हैं, जैसे कि भारत, वो इस केस को और उछालता है और इसकी बुनियाद पे हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम शायद ना आती। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो भी कुछ है ठीक है, बिल्कुल जो भी है ठीक है। रियाज साहब, लेकिन इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं आप फरहान फरीद साहब? जी, रियाज भाई ने बड़ी तफसील के साथ ये बात सामने कर दी है। मैं नहीं समझता इस पर आप कोई बात है। बस मैं इतना कहूँगा कि अब मुझे नहीं लगता कि जेम्स विल्सन दोबारा PSL में नज़र आएंगे और PCB ने बड़ी हिकमत अमली के तहत ये केस को हैंडल किया है। हम लोग तो थोड़े से जज्बाती हैं कि बड़े अच्छी निशानदेही की नेक्स्ट टूर बड़े अरसे बाद हो रहा है और उसके बाद फिर तफसीली फैसला जारी करेंगे और इस पर जितनी भी तनकीद की जाए या इसके ऊपर बात की जाए वो कम है। लेकिन रियाज भाई ने, मैं कहता हूँ, बड़ी तफसील के साथ बड़ी टेक्निकलिटी की चीज़ें सामने ला के और इस चीज़ पे बात कर दी है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब शायद जेम्स विल्सन PSL में नहीं आएंगे, उनकी जो मुआहदा है उसको PCB देखेगी और अपने वकील के जरिए और जो इनके क्रिकेट इनकी टीम है कोयटा क्रिकेटर्स, इनसे मशवरात करके फिर इसको तफसीली फैसला जारी करेगी। ये रियाज भाई ने मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से हमारे व्यूअर्स को ये चीज़ बता दी है। अच्छा, थोड़ी सी बात हम अपने पाकिस्तानी फ्रेंचाइज के ऑनर्स की भी कर लें, तो समझते हैं कि ऑनर्स को भी इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए ऐसे प्लेयर्स को हायर करने से पहले। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि देखें जेम्स विल्सन की उम्र देखें आप, ये वो आप ऑस्ट्रेलिया से भी नहीं खेलते और फिर यहाँ पर हमने कोयटा क्रिकेटर को देखा कि मोहम्मद इरफान जो कि पाकिस्तान से नहीं खेलते, अब कोचिंग की उसमें आ रहे हैं। सोहेल तनवीर भी 40 साल के ऊपर हो गए, वो भी कोचिंग के उसमें आए। हफीज़ हो गए, शोएब मलिक हो गए। शोएब मलिक और हफीज़ तो अपनी परफॉर्मेंस से प्रूफ कर रहे हैं कि हम अभी क्रिकेट एक साल और खेल सकते हैं। लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो कोयटा ने नाइंसाफ़ी की अपने यंगस्टर के साथ, जब आप सोहेल तनवीर को, मोहम्मद इरफान को, ऐसे मीर हमजा ने आके परफॉर्म किया, उसके बाद कराची में आके परफॉर्म कर रहा है कराची की टीम में, और उससे पहले वो उसको 5 मैचों में बाहर बिठाया हुआ है। तो कराची के जो ऑनर्स है उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे थे। तो मैं कहता हूँ यंगस्टर के लिए एक बड़ा अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि यंगस्टर के लिए ये टूर्नामेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो अपने परफॉर्मेंस दिखा के, शो करके आगे सिलेक्टर्स को ये निशानदेही करते हैं कि हम पाकिस्तान खेलने के अहल हैं। तो जिस तरह मोहम्मद हारिस ने ये साबित किया, मूसा खान ने साबित किया, कासिम अकरम ने, कासिम अकरम ने, सलमान इरशाद ने, तो जितने भी यंगस्टर बैठे होते हैं अनलकी रहे हाशिर कुरैशी के वो परफॉर्म नहीं कर सके। अच्छा प्रोडक्ट था वो भी। तो बहुत से लड़के ऐसे आए, अहमद आलम, हसन मोहसिन और साई भी तो बहुत से मैच खेल गए थे जो बगैर मैच खेले चले गए। तो नेक्स्ट टाइम अगर ये होना चाहिए कि अगर आप ऐसे लड़कों को खिला रहे हैं इनकी 40 साल उम्र है, तो ऐसे लड़कों को भी भरपूर चांसेस दें जो बिल्कुल अमेजिंग प्लेयर हैं। बिल्कुल अमेजिंग प्लेयर हैं। क्या कहेंगे, 4 से 5 प्लेयर्स इस टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान के लिए ज़रूर नज़र आए, इस पे भी हम गुफ्तगू करते हैं थोड़ी देर के बाद। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम थोड़ी सी बात दीगर खेलों पर भी करेंगे, तीरंदाजी पे और क्रिकेट के हवाले से जो कराची के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर क्रिकेट मैचेज़ हो रहे हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। तो इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह हम बात कर रहे थे नौजवान क्रिकेटर्स के हवाले से रियाजुद्दीन साहब से, अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। हम देख रहे हैं जिस तरह PSL चल रही है उसके साथ साथ कराची के में भी नाइट मैचेस इनेकाद किया जा रहा है। हमने देखा कि पिछले दिनों जो है ऑल आयरन मर्चेंट एसोसिएशन की जानिब से भी जो है एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस वक्त जो ऑल आयरन मर्चेंट स्पोर्ट्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं हमारे साथ है आरिफ साहब, वो मौजूद हैं। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, मिनस स्पोर्ट्स में खुशामदीद।
जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। अरे साहब, क्या कहेंगे, बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट ताजिर बिरादरी की जानिब से कराया गया, 8 टीमों ने शिरकत की, तो कितना अच्छा साइन रहा। हमने देखा कि MQM के वहाँ पर आमिर खान साहब भी आए, SSP शैला कुरैशी साहिबा भी आई, तो कैसा देखा इस टूर्नामेंट को आपने? जी जनाब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम की हमारे तारीफ की, हमारे इवेंट की तारीफ की। जनाब ये आपको जैसे कि इल्म है कि फिजिकल एक्टिविटीज और किताबें ये हमारी जिंदगी से दूर होती जा रही हैं, खसूसन ताजिर बिरादरी आज के इस मोबाइल और इंटरनेट के दौर में जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो बस ये एक कोशिश है हमारी कि ताजिरों को स्पोर्ट्स के करीब लाया जाए ताकि उनकी फैमिली और उनके आने वाले बच्चे भी जो हैं वो भी फिजिकल एक्टिविटीज में मुलविस रहें और अपने आप को फिट रखें। और जी जनाब। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि ख़ासकर सियासी नुमाइंदे भी आपके पास इस टूर्नामेंट के अंदर शिरकत की, सिक्योरिटी इदारे के लोगों ने भी आपके इस टूर्नामेंट में शिरकत की, तो कैसा अच्छा साइन होता है जब इन खिलाड़ियों को, जो इस किस्म के जो मेहमान होते हैं वो ग्राउंड पर आते हैं? तो जी बहुत खुशी होती है हमें, ये एक तरीके से एप्रिसिएशन है, वो एडमिट करते हैं कि जी ये बहुत अच्छे स्टेप है। अगर आपके पास सियासी रहनुमा और ये है कि पुलिस से आपके पास लोग आते हैं, जो ये जनरल सोसाइटी से लोग आते हैं, तो ये एक एंडोर्समेंट होता है कि जी ये अच्छा स्टेप है आपका। अच्छा, मुस्तकबिल में कारोबारी शख्सियत जो लोग हैं वो जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है, समझते हैं कि कोई फ्रेंचाइज खरीदने का इरादा है? हाँ नहीं जी, फिलहाल तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये है कि स्काई इज द लिमिट, कोई चीज आप नहीं कह सकते, क्या पता आगे क्या हो। कोशिश अगर आपकी पॉजिटिव है तो फिर उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आएंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे थे आरिफ साहब, ऑल आयरन मर्चेंट एसोसिएशन के जो है ये स्पोर्ट्स कमेटी के मेंबर थे। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपका वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। रियाज साहब, क्या कहेंगे, ऐसे टूर्नामेंट्स का इनेकाद शहर कायद के अंदर क्या समझते हैं, अच्छा साइन है? देखें, बिल्कुल मतलब पूरी दुनिया में ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, इसलिए कि अगर आपको एक पॉजिटिव माशरा तश्कील देना है और मतलब ये कि उस माशरे में मतलब सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे लेके चलना है, तो हेल्थी एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ देना जो है बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मतलब ये कि स्पोर्ट्स से वाबस्ता जो तंजीमें हैं या एसोसिएशन है या फेडरेशन वही मतलब ये कि खेलों की तरक्की और तरवीज के लिए काम करें, ऐसा नहीं है, बल्कि माशरे का हर फ़र्द जो है उस पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने तौर पर कंट्रीब्यूट करे। अगर हमारी ताजिर बिरादरी या हमारे बिजनेसमैन इसमें आते हैं या हमारे पॉलिटिकल लोग आते हैं या हमारे मतलब दूसरे शोबों के लोग आते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी और अलामत है, इसलिए कि ज़िंदगी का मतलब तमाम शोबे जो भी होते हैं उनका हर फ़र्द जब तक स्पोर्ट्स से वाबस्ता नहीं होगा हम अपने माशरे को बेहतर नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स से वाबस्ता नहीं होगा तो हम अपने माशरे को सही तरीके से नहीं चला सकते। इस वक्त जो दूसरे जो खेल हैं शहर कायद के अंदर बड़ी मकबूलियत हासिल करता जा रहा है। तीर अंदाजी का खेल इस वक्त हम देख रहे हैं कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दीगर चीज़ जो है खेला जा रहा है और मुख्तलिफ वर्कशॉप भी मुनक्किद हो रहे हैं। पिछले दिनों एक कम्युनिटी सेंटर के अंदर भी जो है इवेंट मुनक्किद हुआ और 100 से ज़ायद वहाँ पर खिलाड़ियों ने शिरकत की, उसके साथ साथ वालिदैन की बड़ी तादाद ने वहाँ पर शिरकत की। तो इस वक्त रंगून वाला कम्युनिटी सेंटर के जो रूहें रवां हैं अतीकुर रहमान साहब, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, वर्कशॉप का इनेकाद हुआ वहाँ पर और बड़े ज़बरदस्त हमने देखे कि तीर अंदाजी के जो खिलाड़ी है वो निकल के सामने आए और दूसरे साथ साथ वालिदैन ने बड़ी दिलचस्पी जाहिर की वहाँ पर, तो कैसा देखा इस वर्कशॉप को आपने अपने कम्युनिटी सेंटर पे? अतीकुर रहमान साहब को आवाज आ रही है मेरी? अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ हैं लाइन पे? रियाज साहब, क्या कहेंगे, तीर अंदाजी का खेल भी बड़ी तेजी में मकबूलियत हासिल कर रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, मतलब ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि ओलंपिक के तहत जितने भी मतलब इवेंट्स हैं वो अगर आपके मुल्क में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं या वो खेले जा रहे हैं तो ये एक बड़ी अच्छी अलामत है। इसलिए कि देखें, जो नौजवान होते हैं उनकी जो मुख्तलिफ़ ख्वाहिशें होती हैं और मुख्तलिफ़ खेलों से वो वाबस्ता होना चाहते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिस खेल से वो वाबस्ता होना चाहते हैं उस खेल की सहूलतें नहीं होती, तो वो फिर मतलब ये कि रह जाते हैं, किसी दूसरे खेल में जाते हैं, लेकिन उस
खेल में फिर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो मैं ये समझता हूँ कि तीर अंदाज़ी जो है इस वक्त न सिर्फ ओलंपिक का एक बड़ा खेल है और दुनिया के अक्सर ममालिक में ये खेला जाता है और बड़ी अच्छी हेल्थी एक्टिविटी है। तो अगर ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रही है या जो भी लोग इसको पैटर्न्स कर रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी बात है और बहुत हमारे अच्छा नौजवानों के पास साइन है अपॉर्चुनिटी कि होगी। मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे इवेंट्स मुनक्किद हो रहे हैं। तो इस वक्त हमें दोबारा टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया एडमिन रंगूनवाला कम्युनिटी सेंटर के अतीकुर रहमान साहब ने। अतीकुर रहमान साहब, क्या कहेंगे आपके कम्युनिटी सेंटर में हमने देखा कि जो पाकिस्तान में अब बहुत तेज़ी से मकबूलियत हासिल करता जा रहा है तीरंदाजी का खेल, उसकी वर्कशॉप मुनक्किद हुई, 100 से ज़ायद खिलाड़ियों ने शिरकत की। उसके साथ साथ हमने देखा कि वालिदैन की बड़ी तादाद इस वर्कशॉप में मौजूद थी। तो कि मुस्तकबिल में और क्या क्या इरादे हैं आपकी कम्युनिटी सेंटर के? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू, आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ पर आकर अपने ख्यालात की इजहार राय करने का। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? बिल्कुल आ रही है। बस थैंक यू। एक्चुअली रंगून, थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहूँगा रंगून वाला कम्युनिटी सेंटर के बारे में। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो फिर बिल्कुल 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 मेरे क्या प्लान है मैं वो आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। बिल्कुल कहें। तो रंगून वाला कम्युनिटी सेंटर बेसिकली 1971 में बिल्टअप हुआ था और जो हमारे पायनियर्स हैं उनका एक विजन था टू सर्व ह्यूमैनिटी, एंड उसी को लेकर चलते हुए हम मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर कोर्सेज ऑफर करते हैं जो कि स्पेशली लेडीज़ रिलेटेड होते हैं, लेडीज़ कंसर्न होते हैं। बस वही सोच को आगे लेकर चलते हुए हम लोग सर्विंग ह्यूमैनिटी को फॉलो भी कर रहे हैं। अब इस सिलसिले में जो आज का स्पेशल प्रोग्राम है आर्चरी से रिलेटेड, एज ए न्यू मैनेजमेंट पार्ट ऑफ द रंगून वाला कम्युनिटी सेंटर, मेरी कोशिश रही है हमेशा से जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है, नई से नई चीज़ें यहाँ पे मैं लेकर आ सकूँ और लोगों की मतलब बेहतर तरीके से सर्विंग कर सकूँ। हमारे मुल्क के अंदर अभी मौजूदा अगर सूरत हाल देखी जाए तो एक दो गेम्स के अलावा बाकी गेम्स को तरजीही बुनियादों पर ना देखा जाता है, ना कहीं से उनकी कोई सपोर्ट होती है। तो आर्चरी के सिलसिले में जब मेरी ये कायद-ए-आज़म आर्चरी की टीम से मुलाकात हुई, स्पेशली हसन साहब जो कि इनके मेन इंस्ट्रक्टर हैं, ट्रेनर हैं और माशाल्लाह वो इंटरनेशनली सर्टिफाइड भी हैं, सर्टिफाइड कोच भी हैं। जब उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने इस कोर्स के बारे में, इस ट्रेनिंग के बारे में, इस गेम के बारे में जब मुझे अपार्ट फ्रॉम ओनली दिस गेम प्रोवाइड का बताया तो आई वॉज लाइक इम्प्रेस्ड और मैं एकदम से शॉक हो गया कि ये ना सिर्फ एक गेम है बल्कि एक ये तरबियत है। अगर हम उसको इस सेंस के अंदर लेके चलें और एक तरबियत की सूरत में हम अपने बच्चों के लिए हम इसको शो ऑफ करें। और सेकेंडली मैंने ट्राई करी थी, बस मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी बड़ी कसीर तादाद में लोग आएंगे, जो कि एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है इस गेम के लिए, इस गेम की हम कहेंगे रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए, इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए। तो मेरी कोशिश बजाते खुद रंगून वाला कम्युनिटी सेंटर को लेके अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा प्लान है कि एक पायलट ट्रेनिंग कराते हैं, 1 महीने का 2 महीने का सेशन करते हैं और इंशाल्लाह आई होप बेस्ट और आई होप पॉजिटिव कि अगर हमें बेहतर रिस्पांस मिलते हैं, बेहतर नंबर ऑफ एडमिशंस आते हैं तो हम इसको रेगुलर बुनियाद के ऊपर स्टार्ट करें और यहाँ से टीम बनाएं अंडर दी गाइडेंस ऑफ कायद-ए-आज़म आर्चरी टीम और मुख्तलिफ मुकाबलों में जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर हों तो हमारे स्टूडेंट्स उसमें रजिस्ट्रेशन भी करें और पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है कि अब मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे इवेंट्स भी मुनक्किद हो रहे हैं। अतीकुर रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। फरहान फरीद साहब, क्या कहेंगे? एशियन सनत याफ्ता कोच हैं अहसान अब्दुल्ला, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में तीरंदाजी सिखा रहे हैं, वर्कशॉप मुनक्किद कर रहे हैं। तो कितना अच्छा साइन है कि गैर मुल्क से आके और यहाँ पर वो ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। तो चीज़ें समझ रहे हैं, समझ में आती हैं कि नौजवान जो है खुद भी है और नौजवान खिलाड़ियों को तरबियत भी दे रहे हैं। बड़ी खुशी हुई ये बात सुन के रंगून वाला कम्युनिटी की तरफ इसको प्रमोट किया जा रहा है और इस हाई प्रोफाइल कोच हाई किए जा रहे हैं और ताकि नौजवानों के लिए, क्योंकि ये गेम जो है वो अगर स्कूल लेवल से और कॉलेज लेवल से और कम्युनिटी लेवल से इसकी प्रमोशन होगी तो यकीनी तौर पर एशियाई खेल हो गए या ओलंपिक्स गेम्स हो गए तो उसमें हमारे मेडल जीतने के बड़े कभी चांसेस नज़र आएंगे और हमें इस गेम को प्रमोट करने की, जिस तरह क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, तो इस खेल को भी लोग स्कूल लेवल से शुरू करें ताकि ये प्रमोट भी
भी हो सके और प्राइवेट सेक्टर इसके लिए जो काम कर रहे हैं इसको जान के मुझे खुशी हुई। एक बात मैं आपको करूंगा, इसी तरह मैंने एक ग्राउंड में जाके देखा, CRS के नाम से एक इदारा बना है जो प्राइवेट इदारा है, राइजिंग क्रिकेट स्टार के नाम से, जो अंडर 13, अंडर 14, अंडर 10 बच्चों को ट्रेनिंग कर रहा है, जिनके डायरेक्टर अमानुल्लाह सैलवी हैं। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में CRS बनाई और सिंध के लिए CRS बनाई, तो वो डायरेक्टर लेवल पे और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट किटें दे रहे हैं, ग्राउंड दे रहे हैं, बच्चों को हर सामान दे रहे हैं, और क्रिकेट के लिए आज उन्होंने 3 टीमें सिंध से खड़ी कर दी हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर ने जो काम किया है, यकीन तौर पर मैं चाहूंगा कि और लोग भी सामने आए। बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, खेलों में, सरगर्मियों में जो है बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते दिखाई दे रहे हैं। प्रोग्राम में टाइम कम है। रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फरहान फरीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को जो है इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।